अच्छा जी, एक छोटी-सी फ़िगर थी, मैंने कहा इसको भी हम लोग डिस्कस कर लें। पीछे जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है शेयर्ड पाथ, डायरेक्ट प्रेशर एंड शेयर्ड पाथवेज़, उससे रिलेटेड है ये। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या चीज़ उसने बताई हुई है, ठीक है। इन्होंने इस डायग्राम को थोड़ा-सा शो करने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ी-सी डार्क है। मैंने आपको अलग से वैसे शो कर दिया था सारे के सारे ऑर्गन्स की एनाटॉमी। अच्छा, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो उसने हमें जो चीज़ बताई है, ठीक है, मेन बात जो यहाँ पे बताई है जिसको मैंने पहले नहीं डिस्कस किया था, वो ये थी कि अगर तो डायफ्राम को ये ऑर्गन्स, ये विसरल ऑर्गन्स वगैरह इरिटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो पेन रेफर होकर तो जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था, ठीक है, C5 नर्व की वजह से पेन रेफर होकर शोल्डर की तरफ जाता है, ठीक है। बट मसला ये है कि अगर तो ये लोग डायफ्राम को इरिटेट कर रहे हैं तो डायफ्राम की कौन सी साइड को इरिटेट कर रहे हैं, ठीक है। जिस साइड को इरिटेट करेंगे उस साइड के शोल्डर पे जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी पेन रेफर होता है तो इप्सिलेटरल पेन जो है, ठीक है, वो आपके पास जाकर रेफर होता है, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं उसने, ठीक है, कि जब भी कोई भी डायरेक्ट प्रेशर लगता है आपके रेस्पिरेटरी डायफ्राम के ऊपर किसी भी ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो उसके अंदर इप्सिलेटरल शोल्डर की तरफ आपके पास रेफर पेन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें उसने हम लोग को सबसे पहले स्प्लीन की एग्जांपल दी है, ठीक है। इसका मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि डायफ्राम के नीचे है, ये आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड पे होता है, डायफ्राम के अंडर बिल्कुल ये टक्ड इन होता है, टक्ड अप होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो उसने स्प्लीन को थोड़ा सा शो करने की कोशिश की है। ये लेफ्ट साइड है बॉडी की, ठीक है, और ये डायफ्राम के बिल्कुल नीचे टक्ड इन होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें तो क्योंकि आपके पास स्प्लीन है ही बॉडी की लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है, तो अगर ये इरिटेट करेगा तो लेफ्ट साइड के डायफ्राम को इरिटेट करेगा, ठीक है। फिर अगर रेफर पेन जाएगा तो लेफ्ट साइड के शोल्डर पे पेन जाएगा, ठीक है। राइट साइड के शोल्डर के ऊपर पेन नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड के शोल्डर के ऊपर पेन जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि जी इसका जो पेन है वो बायलेटरल नहीं आता, यूनिलेटरल आता है, ठीक है। उसके बाद उसने पेनक्रियास की बात की हुई है। अब पेनक्रियास जो है, ठीक है, वो ये वाला स्ट्रक्चर है जो बीच में उन्होंने शो किया हुआ है, ठीक है। अब जो पेनक्रियास की बात करें तो एक तो इसकी टेल आ जाती है, ठीक है, और एक ओवरऑल पेनक्रियास का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो उसने बताया है कि जो टेल है पेनक्रियास की, ठीक है, वो डायफ्राम के साथ कांटेक्ट बना रही है, ठीक है, बट लेफ्ट साइड पे बना रही है। यहाँ पे आप देखें तो ये इसकी टेल है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड का डायफ्राम है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे ये डायफ्राम के साथ कांटेक्ट बना रही है जो टेल है पेनक्रियास की। तो अगर तो ये टेल इरिटेट करती है लेफ्ट डायफ्राम को, तो जो रेफर पेन आएगा वो लेफ्ट साइड की शोल्डर की तरफ जाएगा। अब अगर हम लोग हेड ऑफ द पेनक्रियास की बात करें तो ये थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर लोकेटेड है। वैसे तो बॉडी के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में बन रहा है, लेकिन ये राइट साइड पे लोकेटेड है। अगर तो ये इरिटेट करेगा तो ये राइट साइड के डायफ्राम को इरिटेट करेगा। फिर अगर पेन आएगा रेफर तो वो राइट साइड के शोल्डर की तरफ पेन आएगा, ठीक है। फिर उसने गॉल ब्लैडर की बात की है, जो यहाँ पर तो उसने शो नहीं किया हुआ, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर, लेकिन मैंने आपको वैसे अलग से शो कर दिया था, ठीक है। इसमें कहता है कि वो लिवर के बिल्कुल नीचे जो है वो लोकेटेड होता है, सही है, और वो राइट साइड के ऊपर लोकेटेड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर तो गॉल ब्लैडर आपके डायफ्राम को इरिटेट करता है तो शोल्डर की तरफ जब पेन आएगा तो राइट साइड के शोल्डर की तरफ रेफर पेन आएगा, ठीक है। बाकी उसने बताया कि ये जो मैंने ऑर्गन्स मेंशन किए हैं, इनके अलावा जो ऑर्गन्स डायफ्राम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक तो हार्ट है और एक किडनीज है, ठीक है, वो मैंने आपको दिखा दिया था। अब नेक्स्ट उसके नीचे एक और फिगर है छोटी सी, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें उसने हम लोगों को बताया हुआ है कि जब हमारे पास जो डायफ्राम है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो एक तो उसकी पेरिटोनियल सर्फेस आती है, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ है, ठीक है, पेरिटोनियम की तरफ है, और एक उसकी आती है प्लूरल सर्फेस, ठीक है, जो कि अंदर वाली सर्फेस है, ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है कि ये भी पेन को रेफर कर सकती हैं, ठीक है, अगर उसकी पेरिटोनियल या प्लूरल सरफेस इन दोनों में से कोई भी इरिटेट होती है डायफ्राम की, तो वो पेन को रेफर करती हैं आपके अपर ट्रैप्स मसल तक, ठीक है, आपके नेक के एरिया तक, ठीक है, सुप्रा क्लेविकुलर फोसा तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो पेन का पैटर्न अगेन इप्सिलेटरल होता है टू द एरिया ऑफ द इरिटेशन, ठीक है। जिस डायफ्राम की तरफ पेन आएगा ना, अगर लेफ्ट साइड का डायफ्राम इरिटेट हो रहा है तो लेफ्ट शोल्डर पे पेन जाएगा, राइट साइड का डायफ्राम इरिटेट हो रहा है तो राइट साइड के शोल्डर की तरफ पेन जाएगा। उसके अलावा उसने बताया कि अगर हम लोग पैराफ्रल पोर्शन ऑफ द डायफ्राम की बात करते हैं, ठीक है, कि अगर डायफ्राम का सेंट्रल पोर्शन इरिटेट ना हो बल्कि पैराफ्रल पोर्शन इरिटेट हो, तो तब पेन जो है वो आपके पास कोस्टल मार्जिन्स और लंबर रीजन की तरफ जाएगा, ठीक है। ये बात खैर हमने पहले भी पढ़ी थी, मैंने आपको जब थ्योरी थोड़ी सी पढ़ाई थी तो उसके अंदर हमने ये बातें ऑलरेडी लिखी हुई थी, लेकिन मैंने कहा जरा डायग्राम भी देख लेते। अच्छा जी, यहाँ पे अभी एक केस है, ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रीडिंग में ये साइड के जो बॉक्सेस हैं, हम जैसे जैसे टाइम मिला करेगा तो साइड साइड इनको भी डिस्कस कर लिया करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ना उसने हमसे एक क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें जो राइटर है वो ये जानना चाह रहा है आपको सारी डिटेल देकर, ठीक है, कि आपने इस केस का बताना है कि
मैकेनिज्म क्या होगा रेफर्ड पेन का। अभी मैंने आपको 3 मैकेनिज्म पढ़ाए थे रेफर्ड पेन के, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक तो मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन पढ़ा, एक एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट का पढ़ा, ठीक है, फिर एक हमने थर्ड पढ़ा था डायरेक्ट प्रेशर एंड शेयर्ड पाथवेज, ठीक है। ये 3 मैकेनिज्म हमने पढ़े थे जिसके ज़रिए जो पेन है वो रेफ़र होकर आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, केस ये है कि हमारे पास एक ओल्ड विमेन है, ठीक है, और 72 ईयर्स एज उनकी है, सही है, तो बूढ़ी खातून है, ठीक है, 72 साल उनकी उम्र है, सही है। फिज़िकल थेरेपी के लिए वो आई हैं हमारे पास, ठीक है, और क्यों आई हैं, इस वजह से आई हैं क्योंकि उन्होंने अपना हाथ काट लिया था, ठीक है, और उन्होंने जो फ्लेक्सर टेंडन्स थे बेसिकली उनको कट किया था, सही है। फिर उनकी ज़ाहिर सी बात है जब हाथ कट जाएगा, फ्लेक्सर टेंडन्स ही कट जाएंगे, ठीक है, तो उनके तो रिपेयर के लिए प्रॉपर सर्जरी होगी। पहले उनकी सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद वो हमारे पास आई हैं अपने सिम्टम्स को रिड्यूस करवाने के लिए, ठीक है। वॉकर का इस्तेमाल करती हैं चलने के लिए, ठीक है। बाकी ये है जी कि उनका एक ना कंप्लेन है, ठीक है, कि उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, जो कि उनको तकरीबन उनकी पूरी ज़िंदगी रही है, ठीक है, ये उनके वर्ड्स हैं, ठीक है, ओल्ड वीमेन के। अब आपने क्या करना है कि जैसे ही आपके पास पेशेंट आता है, ठीक है, जो मैंने आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी पढ़ाई कि जब भी ओल्ड एज का पेशेंट आता है तो वहाँ पे मेडिकेशंस की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वैसे तो आपके पास पेशेंट आता है तो मेडिकल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वहाँ पे आपने उनसे जो भी वो ड्रग्स वगैरह पास्ट में लेते रहे थे उसकी भी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, और जो प्रेजेंट टाइम में भी वो ले रहे होते हैं उसकी भी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उनसे पूछना है कि भाई आप कौन कौन सी मेडिसिन ले रही हैं। आपने पूछा और उन ओल्ड लेडी ने आपको बताया कि भाई मैं तो फेल्डीन ले रही हूँ, मैं वियोक्स ले रही हूँ, एटीवान ले रही हूँ, ग्लूकोजामीन ले रही हूँ, आइबुप्रोफिन ले रही हूँ, फिरोसिमाइड ले रही हूँ, ठीक है ना, फिरोसामाइड, ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं एक और मेडिसिन है जो कि मैं हर संडे को कंज्यूम करती हूँ अपनी बोन्स के लिए, ठीक हो गया। सो ये सारी की सारी उनकी हिस्ट्री है, ठीक है, ड्रग्स की जो वो ले रही हैं। अब इसमें से अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दूँ तो फेल्डीन जो है वो भी एक एनसेड है, वियोक्स एनसेड है, एटीवान जो है ये बेसिकली हमारे पास एक लुराज़ेपाम है। हम लोग जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेसेंट्स को पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो उसमें बेंजोडाइजेपाम्स जो आते हैं उनके क्लास के अंदर ये एक ड्रग आती है एटीवान, ठीक है, वो ले रही हैं, ठीक है। ग्लूकोजामीन ले रही हैं जो कि एक सिंपली डाइट सप्लीमेंट है, आइबुप्रोफिन ले रही हैं, ठीक है, जो कि एक एनसेड है, ठीक है, और फिरोसामाइड ले रही हैं। फिरोसामाइड की बात की जाए तो ये एक लूप डायूरेटिक है, ठीक है, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो उसके बीपी को कम करने के लिए ये ड्रग दी जाती है, ठीक है। और ये आपको पता है कि किस तरीके से जो किडनी है उनके ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के साथ छेड़कर, सही है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक लूप डायूरेटिक ड्रग है, ठीक है, जिसने ब्लड प्रेशर को क्या करना होता है, कम करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी की सारी ड्रग्स की हिस्ट्री है। वो ये कहता है, मैं बजाय इसके कि ये सारा आपके लिए रीड करती, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। इससे हमें एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है, कि वो जो ओल्ड वीमेन है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा एनसेड्स को कंज्यूम कर रही हैं, ठीक है। जब एक बंदा इतने ज़्यादा एनसेड्स को कंज्यूम कर रहा होता है देन देयर आर चांसेस कि उसके अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन जब एनसेड्स को बहुत ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है, और बजाय इसके कि सिर्फ एक ही किस्म की एनसेड ली जाए, जब इतनी ज़्यादा एनसेड्स को कंबाइन करके लिया जाता है तब चांसेस होते हैं कि इस तरह के पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है, उसको उसके स्टमक के अंदर अल्सरेशन हो सकती है, ठीक है, और फिर ये चांसेस भी होते हैं कि जो अल्सर है वो फट सकता है, ठीक है। अब उसने हमें बताया हुआ है मज़ीद कुछ सिम्टम्स के बारे में जो कि उस पेशेंट को फेस करने पड़े हैं, ठीक है, जिसमें उसने बताया हुआ है कि जो उनका राइट शोल्डर है ना उसमें उनको बार बार पेन होता है, ठीक है, उनको शार्प टिंगलिंग बर्निंग सेंसेशन होती है अपनी आर्मपिट से पीछे, ठीक है। ये कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं। आपने उनसे उनकी हिस्ट्री ली, ठीक है, बावल की, ब्लडर साइंस की, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, कोई मसला उनका बावल या ब्लडर का नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ आती है, वो ये कहती हैं, उसके अलावा वो कहती हैं कि जब से मैं पैदा हुई हूँ ना, ठीक है, उस दिन से मुझे फटीग है, ठीक है। अब ये आपके पास दो बहुत बड़े इंडिकेटर्स हैं। एक तो आपने फटीग के ऊपर बहुत गौर करना है जब वो आपको कहें मुझे बहुत थकावट होती है, ठीक है। दूसरा ये कि जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है, ठीक है, जो मेडिसिन बेसिकली वो ले रही हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे एनसेड्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा ले रही हैं। जब भी ये दो चीज़ें इकट्ठी कंबाइन हो जाएँ, ठीक है, तो आपने समझ जाना है कि फटीग जो है वो एनसेड की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात आपने ये समझ जाना है कि जो एनसेड्स हैं उनके अंदर ये चांसेस होते हैं कि वो पेप्टिक अल्सर कॉज करें, और जैसे ही पेप्टिक अल्सर एनसेड्स की वजह से कॉज होता है तो फिर ये चांसेस होते हैं कि पेप्टिक अल्सर रप्चर कर जाए, फट जाए, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग कहाँ पर होगी, आपकी जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे होगा, दैट इज़ बेसिकली द रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। तो ये जो रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी है इसके अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो सकती है,
ड्यू टू पेप्टिक अल्सर। जब भी रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग आपको होती है, ठीक है, तो ये आपके डायफ्राम को इरिटेट कर सकती है, और जब भी ये आपके डायफ्राम को इरिटेट करती है, ठीक है, राइट साइड पे आपके डायफ्राम को इरिटेट करती है, तो आपके पास पेन रेफर होकर आपके राइट शोल्डर में भी जा सकता है, और अपर ट्रेपीजियस जो हैं, ठीक है, अपर ट्रैप्स हैं, उनके अंदर भी आपको पेन आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब भी आपके पास ये शोल्डर पेन आता है ना, तो शोल्डर पेन की वजह से कुछ सूडो मोटर चेंजेस भी बंदे की बॉडी में आ सकते हैं। सूडो मोटर चेंजेस बेसिकली क्या होते हैं कि जो आपके स्वेट ग्लैंड्स की स्क्रीशंस हैं, ठीक है, उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बंदे को कुछ जो है ना सेंसेशंस फील होती हैं, जैसे बर्निंग हो गया या क्रैम्पिंग पेन हो गया, ठीक है। इस किस्म की जो सेंसेशंस है आपको आपके स्कैप्यूला के लेटरल बॉर्डर के ऊपर भी फील होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि इस विमेन में, ठीक है, या कोई भी इस किस्म की कंडीशन के साथ पेशेंट आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा एनसेड्स वगैरह को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि उसको अकेले स्कैप्यूलर पेन हो और बाकी ये वाले सिम्टम्स उसके साथ ना हो, ठीक है। बाकी एनसेड्स के कुछ और मजीद सिम्टम्स हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको फटीग का बताया था, ठीक है। फटीग बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि जो बंदा एनसेड्स को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, देयर आर चांसेस कि उसको फटीग हो, उसको एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, पैरास्थीजिया हो। पैरास्थीजिया क्या है कि जो उसकी सेंसेशंस हैं, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है। अगर फ्लूइड रिटेंशन हो जाए ना बंदे की बॉडी के अंदर, ठीक है, तो जिस एरिया में होती है ना वहाँ पे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके फीट स्वेल करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके आई बैग्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्लूइड रिटेंशन में आपके जो हैंड्स हैं, ठीक है, वो स्वेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस किस्म की डिफरेंट आपके जो लिम्स, ठीक है, लिम्स भी और बॉडी ऑर्गन्स भी इन द केस ऑफ फ्लूइड रिटेंशन स्वेल करना शुरू कर देते हैं। बाकी टिनाइटस हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा आपके कानों के अंदर रिंगिंग सी साउंड आपको सुनाई देगी, ठीक है। बाकी ये नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राई माउथ, नोज से ब्लीडिंग, माउथ से ब्लीडिंग, या फिर अंडर द स्किन आपको ब्लीडिंग जो है वो होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि एनसेड की कंजम्पशंस के साथ रिलेटेड हैं। इनमें से एक सिम्टम हमें हमारे इस केस में मिल गया था, ठीक है। उन्होंने बताया कि मुझे बहुत ही फटीग होती है, थकावट होती है, जब से मैं पैदा हुई हूँ मुझे तो लगता है मुझे तब से होती है, ठीक है। दूसरी बात हमें पता चल गई कि वो एनसेड्स तो वैसे ही कंज्यूम कर रही हैं, ठीक है, और शोल्डर का उनको पेन है। इससे हमें पता चल गया कि जो ये शोल्डर का पेन इनको आ रहा है, ठीक है, ये एनसेड्स लेने की वजह से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फर्दर ये है कि अब हमारे पास जो सवाल उसने यहाँ पे किया था वो सवाल ये था कि इतना तो समझ लग गया कि भाई इसको पेन है, ठीक है, और चलो एनसेड्स की वजह से आ रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल उसका ये था कि अब यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा है, ठीक है। क्या जो ये रेफर्ड पेन आ रहा है इसका मैकेनिज्म एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, या फिर इसका मैकेनिज्म मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन है, या फिर इसका मैकेनिज्म डायरेक्ट प्रेशर एंड शेयर्ड पाथवेज है, ठीक है। तो जो इसका मैकेनिज्म होगा वो थर्ड वन होगा, डायरेक्ट प्रेशर एंड शेयर्ड पाथवेज। वो इस तरह से होगा कि जैसे ही रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी के अंदर ब्लीडिंग होगी तो वो जो ब्लड इकट्ठा होगा उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा डायफ्राम के ऊपर। तो जो चीज़ डायरेक्टली डायफ्राम के ऊपर प्रेशर लगा रही है, क्योंकि ब्लड तो जब वो इकट्ठा होगा, ठीक है, तो वो जो वो डायरेक्ट उसके साथ टच होगा और वहाँ पे प्रेशर डायरेक्टली बनेगा, ठीक है। तो जो इसका मैकेनिज्म होगा रेफर्ड पेन का वो आपके पास थर्ड वाला है, ठीक है, दैट इज़ डायरेक्ट प्रेशर, और फिर डायफ्राम के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर लगेगा, डायफ्राम इरिटेट होगा। अब हम देखेंगे कि जो डायफ्राम की इनर्वेशन है वो कौन कौन सी चीज़ों के साथ जो है वो कॉमन थी, ठीक है। तो सोमैटिक इनर्वेशन जो डायफ्राम की कॉमन बन रही थी, ठीक है, वो बन रही थी शोल्डर के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से रेफर पेन आपके शोल्डर की तरफ जाएगा। बाकी ये कहते हैं कि जिस तरह से ये वाला पेशेंट हमारे पास आया है ना, इस किस्म का अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, ठीक है, एनसेड्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो आपने सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर रिलाई नहीं करना, ठीक है, बल्कि आप उससे थोड़ी बहुत वाइटल साइंस भी उसके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप उसके ब्लड प्रेशर को चेक कर लें, आप उसकी पल्स को चेक कर लें, ठीक है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल आप वुंड हीलिंग को चेक कर लें, ठीक है, कहीं वो पुअर तो नहीं है, ठीक है। एडीमा को चेक कर लें, जो कि सैक्रल एडीमा हो सकता है, पीडल एडीमा हो सकता है, हैंड्स में हो सकता है, पीडल मतलब पाँव वगैरह के अंदर एडीमा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि मतलब ये वाली सारी की सारी चीज़ें जो हो सकती हैं। अब आपने ऐसे पेशेंट का क्या करना है, ठीक है। आपको ये बात तो समझ आ गई, ठीक है, कि भाई उसके शोल्डर के ऊपर जो पेन आ रहा है वो रेफर्ड पेन है। आपको समझ आ गई कि मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन नहीं है। अब आपने उससे ये सवाल पूछना है कि जो इतनी सारी दवाइयाँ आप ले रहे हैं, ठीक है, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप जिस डॉक्टर को चेक करवा रहे हैं, जिस फिजिशियन को चेक करवा रहे हैं, क्या उसको ये पता है कि आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि वो पेशेंट ये दवाइयाँ खुद से ले रहा हो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस के तौर पर, बगैर किसी को बताए। क्योंकि कुछ इस तरह की मेडिकेशंस होती हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो बेसिकली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको इजीली किसी भी करीब की जो फार्मेसी है वहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है।
तो आपने सबसे पहले उससे पूछना है कि क्या आपके फिजिशियन को पता है कि आप ये सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, ठीक है। और आपने उसको वापस रेफ़र करना है उसी फिजिशियन के पास जिसने उसको ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं। और अगर तो कोई ऐसा फिजिशियन नहीं है जिसने उसको प्रिस्क्राइब की और ये पेशेंट खुद से लिए जा रहा है, तो आप उसको वैसे भी किसी जनरल फिजिशियन के पास रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो इस चीज़ की असेसमेंट कर ले, ठीक है, कि इतनी सारी मेडिकेशंस जो पेशेंट ले रहा है क्या वाक़ई उसको इस चीज़ की ज़रूरत भी है या नहीं है, ठीक है। और अगर तो इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसकी वजह से अब जो कॉम्प्लिकेशन आ रही है, जो पेप्टिक अल्सरेशन हो रही है, उसको पहले ट्रीट किया जाए, ठीक है। उसके बाद फिर देखें अगर फिर भी पेन परसिस्ट करता है तो हो सकता है कि फिर वो मस्कुलोस्केलेटल पेन ही हो, ठीक है। बाकी ये है कि आप अपने तौर पर तो असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि वो मस्कुलोस्केलेटल है या सिस्टेमिक कॉज है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप किस तरह से पेन को डिफरेंशिएट करेंगे एग्जैक्टली कि वो मस्कुलोस्केलेटल है या सिस्टेमिक ओरिजिन का है, ठीक है। इसको भी हम आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है। पूरा हमारे पास टेबल है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, उसको हम लोग इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं।